सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और हुकूमत साजी के लिए इस वक्त तमाम की तमाम जमातें मुतहरिक हैं और उसमें मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और दीगर कई ऐसी जमातें यानी IPP और काफ लीग मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन के नताइज को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर आज एक बड़ा मुजाहरा भी उनकी जानिब से किया गया। कई ऐसी जमातें भी हैं जो कि इस इलेक्शन के नताइज को अक्सर मुस्तरद कर रही हैं और मौलाना साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह इस पर सामने आया है कि वो किसी भी सूरत इस हुकूमत के साथ बैठने को, यानी जो अभी हुकूमत बनेगी, जो PDM की तमाम जमातें मिलकर बना रही हैं, इनके साथ वो मिलकर बैठने को तैयार नहीं है। अपोजिशन में वो बैठना चाहते हैं और अपोजिशन में बैठने की दावत उन्होंने मियां नवाज शरीफ को भी दी है। अब आगे क्या सूरत हाल बनती है, क्या मौलाना साहब के बगैर एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत बनाने में तमाम जमातें कामयाब हो जाएंगी? और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि जिनके आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद सबसे ज़्यादा है और आज उन्होंने भी कहा है कि वो हुकूमत बनाने के लिए अपने नंबर गेम पर काम कर रहे हैं और उन्हें भी उम्मीद है कि वो भी अपने नंबर को पूरा कर लेंगे। और एक एहतजाज की कॉल उन्होंने भी इस इलेक्शन के नताइज के खिलाफ अब जारी कर दी है और वो भी एक पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। तो क्या इन एहतजाजों के ज़रिए जो एतराज़ात हैं, जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर हो सकेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन ने 8, 9 और 10 तारीख को जो कमियां या खामियां छोड़ दी थी या फिर नाअहली की बदौलत कुछ ऐसे नताइज सामने आए थे जिन पर सियासी जमातों को एतमाद नहीं है, क्या वो सब ख़त्म हो सकेंगे? आगे क्या सूरत हाल बनती नज़र आएगी, इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। और ख़ासतौर पर इस्लाम का आगे क्या मौक़िफ़ रहेगा, यह एहतजाज का सिलसिला कब तक वसी होगा और अगर इस दौरान हुकूमत बन गई तो फिर JUI क्या करेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा राशिद महमूद सोमरो साहब JUI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राशिद महमूद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो एहतजाजी तहरीक आप लोगों ने शुरू की है, इसमें आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? इलेक्शन के नताइज को मौलाना साहब ने मुस्तरद किया, उसकी क्या वजूहात हैं? पूरे मुल्क में ज़रा वजूहात बयान कीजिएगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अरबाब भाई। दूसरी बात यह है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे 2 दिन के इजलास का नतीजा था जो मौलाना फजल रहमान साहब की सदारत में इस्लामाबाद में जारी था। हम सिर्फ समझते नहीं हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, बल्कि हमारे पास उसके सबूत मौजूद हैं कि मैच किस तरह फ़िक्स हुआ और कैसे फ़िक्स किया गया, कहाँ फ़िक्स किया गया और उसके बाद फिर किस तरह हमारे जीते हुए हल्के भी हमें हरवाए गए। यहाँ तक कि मेरे रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दे रहा हूँ तो RO वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं, फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा देने के लिए तैयार नहीं, इलेक्शन कमीशन सुनने के लिए तैयार नहीं और इलेक्शन कमीशन ने भी हमारी दरख्वास्तें खारिज कर दी। जबकि एक वाज़ेह सबूत NA 191 कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो रिज़ल्ट पे लिखा हुआ है, RO ने ख़ुद अपने हाथ से लिखा है कि 2 पोलिंग स्टेशंस के नताइज अभी बाकी हैं और 2 पोलिंग स्टेशंस पे असर नो इंतखाबात होने हैं, लेकिन मैं रिज़ल्ट जारी कर रहा हूं और JUI के उम्मीदवार को 800 के वोटों से वो हरवा देता है। अच्छा, इसी तरह PS 22 पन्नो आकिल पे फॉर्म 45 तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशंस के हमारे पास मौजूद हैं। 4000 की लीड पे JUI के मीर मुबीन बुल्लो साहब जीत रहे हैं, लेकिन जो RO साहब ने रिज़ल्ट अनाउंस किया है फॉर्म 47 उसमें उनको 1000 के वोटों से हरवाया गया है। अच्छा। इसी तरह PS 2 ठुल पर RO साहब ने अपने हाथों से लिख कर दिया है कि 13 पोलिंग स्टेशन के बक्से गुम हो गए हैं, वोट की पर्चियां गुम हो गई हैं, फॉर्म 45 गुम हो गया है, लेकिन मैं रिज़ल्ट अनाउंस कर रहा हूं और उसमें JUI के उम्मीदवार को 2000 और 2500 के लीड से हरवाया जाता है और मुखालिफ उम्मीदवार को जितवाया जाता है। इलेक्शन की रात की अगर आप बात करें, मेरे पास वीडियो सबूत मौजूद हैं, ठप्पे लगे हुए, वोट की पर्चियाँ दी गई जो सुबह बक्सू में डाले गए, हल्का बंदियाँ करें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसके कहने पे लगाए गए, ROs DROs कौन थे, किसके कहने पर लगाए गए, हल्का बंदियाँ किसके कहने पे की गई, सिंध में निगरान हुकूमत किसके कहने पे लगाई गई। ये तमाम अवामिल हैं जो पहले दिन से एक जमात को लाडला बनाने के लिए किया गया और उसको लाडला बनाया गया है। तो जाहिर है कि जब आप अवामी मैंडेट का एहतराम 70 में नहीं करेंगे तो अवाम का रद्द-ए-अमल आया और फिर उस वक्त आप मुल्क नहीं बचा सके। अब भी आप अवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म करेंगे और फिर कहेंगे कि अवाम रद्द-ए-अमल भी नहीं दे,
ऐसा नहीं है। आवाम अपने चोरी के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएगी और आपसे अपना हक लेगी। तो राशिद साहब, ये जो ज़्यादतियाँ अभी आपने जिन पोलिंग स्टेशन की और जिन हलकों की खासतौर पर अभी ये गिनवाई, उसमें 2 ये सिंध के हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि ये एतराज़ात आपके सिर्फ सिंध की हद तक हैं या फिर KPK में, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी तादाद में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप ही कर दिया है, तो वहाँ पर KPK में भी आप लोगों के एतराज़ात हैं कुछ ऐसे? ऐसे नहीं है कि क्लीन स्वीप किया है। फिर आप क्यों नहीं कहते कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप कर दिया है और सिंध में पीपल्स पार्टी ने, अंदरूनी सिंध में और कराची में MQM ने क्लीन स्वीप किया है? ये पहले से मैच फिक्स था। अच्छा। पहले से ये सब कुछ तयशुदा था कि JUI को नहीं आने देना, मजहबी जमातों को नहीं आने देना। हमारा जुर्म मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये है कि वो जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लियामान की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जुर्म ये है कि मौलाना साहब फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की बात कर रहे हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ खुलकर उन्होंने पाकिस्तान में इतने बड़े इज्तिमात मुनक़्क़द किए, कोई जमात नहीं कर सकी। क़िबला अव्वल से मेहमान बुला के अपनी स्टेज पे बिठा दिए। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल कशीदा हुई, अमन के लिए इलेक्शन कैंपेन अधूरी छोड़कर मौलाना साहब काबिल पहुँच गए और कशीदगी को कम करने की कोशिश की। ये चीज़ शायद दुनिया को कबूल नहीं है कि एक मौलवी इतना बढ़ चढ़कर आगे कैसे जा रहा है और मौलवी इतना बड़ा आगे बढ़ चढ़कर हमारी पॉलिसियों को कैसे जो है ललकार रहा है। तो वो उसी आलमी पॉलिसी के पेश नज़र सब कुछ हुआ है। KPK में PTI को एडजस्ट इसलिए किया गया कि अवाम का गैज़ व ग़ज़ब बहुत ज़्यादा था। उन्होंने समझा कि PTI को एक सूबे में एडजस्ट करेंगे तो कुछ न कुछ गुजारा हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को डील के तहत जो है वो इक़्तिदार दिया गया है। अच्छा, लेकिन वो एक जमात की जो आप बात कर रहे हैं राशिद साहब, कि आप एक जमात को इस वक्त लाडला बनाने की कोशिश की गई, उनको लाने की कोशिश की गई, तो वो आपका इशारा गालिबन मुस्लिम लीग नून की तरफ है। और सिंध में आपको जो शिकायत है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पर आप लोग के नताइज तब्दील करके जितवाया गया है। तो ये फिर ये तो 2 जमातें हो गई, इनमें से किसी एक से आपको शिकायत है या फिर ये दोनों ही पर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उस निज़ाम का हिस्सा थी? 2018 में 1 लाडला था, 2024 में 4 लाडले हैं। एक KPK में बिठाया गया है, एक पंजाब में बिठाया गया है, एक अंदरूनी सिंध में बिठाया गया है, एक कराची में बिठाया गया है। अब 1 लाडला उनसे नहीं संभला था, अल्लाह जाने 4 लाडले कैसे संभालेंगे। हमें लाडलों से कोई एतराज़ नहीं है, लाडलों के लाने वालों से एतराज़ है कि उन्होंने मैच फिक्स किया। तो राशिद साहब, ये जब PDM में ज़ाहिर मौलाना साहब उसके सरबराह थे, तो उनको नहीं अंदाज़ा था कि उनके अंडर में PDM के पास जो दीगर जमातें हैं, नून लीग के पास भी एक लाडला है, उसमें आपने पीपल्स पार्टी को भी आप लाडला कह रहे हैं, दीगर जमातों पर भी आपका इशारा है, तो मौलाना साहब को उस वक्त नहीं अंदाज़ा हुआ तो ये क्या डील हो रही है, क्या मामला चल रहे हैं? उस वक्त लाइल थे मौलाना साहब बिल्कुल? मेरे भाई आपने अपने इंट्रो में भी PDM की बात की। PDM उस दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन ये हुकूमत बनी थी PDM की, या जिस दिन हुकूमत ख़त्म हो गई थी। निगरान सेटअप के आते ही PDM का वजूद नहीं था। अगर PDM होती तो मैं लाड़काना में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का मुकाबला न करता, लाहौर में मुकाबला न करता, डेरा इस्माइल खान में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुकाबला न करते और फिर हमारा यहाँ GDA के साथ इत्तेहाद न होता। PDM इंतखाबात से पहले ख़त्म हो चुकी थी। इलेक्शन में हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़े हैं, भरपूर अंदाज में लड़े हैं। कोई PDM का वजूद नहीं है। PDM हुकूमत के जाते ही ख़त्म हो चुकी है। अच्छा राशिद साहब, PDM में तो पीपल्स पार्टी तो बहुत पहले ही अलहदा हो गई थी, वो तो कोई साल 1.5 साल पहले ही बिल्कुल अलग हो चुके थे और वो हुकूमत में इत्तेहादी के तौर पे मौजूद थे। लेकिन मियाँ साहब के साथ तो और शहबाज शरीफ साहब के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ तो आप लोगों की मौलाना साहब की मुलाकातें भी चल रही थी, कुछ बातचीत भी हुई थी, कुछ सीट एडजस्टमेंट के मामला भी इलेक्शन से पहले डिस्कस हुए थे। वो फिर कोई फाइनल नहीं उस तक आप पहुँच सके थे, कोई फैसला नहीं हो सका था। लेकिन उनके साथ तो आपके टर्म्स अच्छे थे, मामला अच्छे थे। उस वक्त मौलाना साहब को नहीं अंदाज़ा हुआ कि ये क्या होने जा रहा है आगे? मामलात अभी भी अच्छे हैं, मामलात हमारे किसी के साथ ख़राब नहीं हैं। हम पुरअमन सियासी लोग हैं। हमने इसी जमहूरियत के लिए, इसी आइन के लिए, इसी पार्लियामान के लिए जनाजे उठा दिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब पर 3 खुदकुश धमाके हुए। एक जलसे से हमने 80 कारकुनों वर्करों के जनाजे उठाए। मैंने अपने वालिद का जनाजा उठाया और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 100 से ज़ायद अपने अहम ओहदेदारों के जनाजे उठाए हैं। हमारा किसी से कोई बंदूक की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई इलेक्शन कमीशन और उसको डील करने वालों के साथ है कि आपने हमें फैसिलिटेट नहीं करना। हम आपसे ये मुतालबा नहीं कर रहे कि आप हमारे सहूलतकार बने, हमें अपना जो है वो लाडला बनाएं। हमारा सिर्फ एतराज़ इस बात पे है कि जो हल्के हम जीत चुके हैं, जहाँ आवाम ने हमें मैंडेट दिया है, वो भी आपने हमें हरवाए हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो KPK में है, चाहे वो सिंध में है, चाहे वो पंजाब में है। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि हमारा चोरी मैंडेट हमें वापस दिया जाए।
ये मुतालबा अगर नाजायज़ है तो आप कहें कि आपका गुस्सा भी नाजायज़ है, एहतजाज भी नाजायज़ है। आइन और कानून के दायरे में पार्लियामेंट में बैठकर हम काम करना चाहते हैं, वो भी आपको अच्छा नहीं लगता। आइन और पार्लियामेंट के दायरे में रहते हुए हम रोड पे मुजाहरा करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, वो भी आपको अच्छा नहीं लगता। फिर आप ही बता दें कि जमीयत उलमा इस्लाम ने करना क्या है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने करना क्या है, कौन सा किरदार अदा करना है। ना आपको वो पार्लियामेंट में अच्छा लग रहा है, ना पार्लियामेंट के बाहर अच्छा लग रहा है। पार्लियामेंट में बोलता है तब भी आपको एतराज़ है, रोड की तहरीक चलाता है तब भी आपको एतराज़ है। तो फिर एक रास्ता मुतय्यन कर लें कि ये JUI का रास्ता है। सही। और राशिद साहब, ये जो आप जब कहते हैं कि आपको आपका जायज़ मैंडेट वापस हो, इससे मुराद फिर कितना मैंडेट है, यानी कौमी असम्बली की कितनी नशस्तें आप लोगों के ख्याल में आप लोग यानी JUI जीती है, और फिर सूबाई असम्बली की जो नशस्तें हैं उस पर कितनों के नताइज तब्दील हुए, आपका एक्चुअल फिगर क्या है आपके जहन में? अरबाब साहब, आप भी बादशाह आदमी हैं, सवाल तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे अभी मैं जवाब दूंगा और आप फौरन कोई आर्डर जारी करेंगे और मेरे हल्के खुल जाएंगे। पिछले बाला तक जो फैसला साज है उन तक आपका मौक़िफ़ तो पहुंचे ना, कम से कम कि आपको कितने हल्कों पर शिकायतें हैं, धरने दे रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, उसमें हम एक एक हल्का बता रहे हैं। मैंने आपको बताया कि RO को इन रिटर्न दरखास्त दी, उसने खारिज कर दी है। इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, उसने दरखास्त खारिज कर दी है। इस्लामाबाद गए, उसने दरखास्त खारिज कर दी है। हल्के तो मैं आपको बता दूंगा, पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब को लाइन पे ले लें ताकि कोई उसका हल तो निकले, कोई उसका नतीजा तो निकले। 3 हल्के मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, NA 191 सिंध का, PS 22 सिंध का, PS 2 सिंध का, जहां फॉर्म 45 के रिजल्ट के मुताबिक हम जीते हुए हैं, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। लाड़काना और सक्खा डिवीजन में मेरे अपने मोबाइल में इसमें रिकॉर्ड शुदा सबूत हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैंने खुद रिकॉर्ड किए क्योंकि मैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था। शिकारपुर के हल्कों के मेरे मोबाइल में वीडियोस मौजूद हैं जो मैंने खुद रिकॉर्डिंग की है कि स्टपिंग की जा रही है। 5-5 हज़ार लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं। आपको अगर मैं वीडियो न दिखाऊं, जो आप सजा कहें वो आप मुझे दे सकते हैं। पोलिंग स्टेशन पे कभी आपने सुना है 5000 लोग तो बिलावल साहब के जलसे में नहीं थे, मेहड़ में बिलावल साहब के नौशर फिरोज के जलसे में 5000 लोग नहीं थे, और पोलिंग स्टेशन के अंदर 3000, 4000 और 5000 लोग बैठे हुए थे। हमारा मैंडेट चुराया गया है, एक एक हल्का हमारे पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन हमें बुलाए, हमें सुने, हम अगर सबूत पेश न कर सकें तो आपके टीवी के चैनल पे बैठ के इलेक्शन कमिश्नर मुझसे बात करें। अच्छा, अब सर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन से आप ऑफिशियल्स को बुलाने की बात कर रहे हैं, वो तो 8 तारीख की रात से ऐसे गायब हैं कि सिर्फ प्रेस रिलीज़ या कोई एलामिया या इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाती है उनकी, वरना वो लोग तो ज़ाहिर टीवी पर आकर बात करते भी नहीं आमतौर पर। अब ये इसका हल क्या है फिर? इलेक्शन कमीशन अगर आपकी बात नहीं सुन रहा, आपने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है, अब ये कितनी तवील होगी, ये कहाँ कहाँ और किस किस तरह से एहतजाज किया जाएगा, और फिर भी अगर कोई हल नहीं निकलता तो फिर ये आप अपोजिशन में बैठ जाएंगे और ये एहतजाज साथ साथ चलता रहेगा, यानी आने वाले दिनों में होगा क्या? क्योंकि 29 तारीख तक की हुकूमत साजी तो मुकम्मल है। हमारा एहतजाज पिछले जुम्मा के दिन से चल रहा है, जुमेरात को इंतखाबात हुए थे, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आज आपने देखा कि हम उसको लेकर कराची सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पहुँचे हैं। कल हम सिंध पंजाब बॉर्डर बंद करने जा रहे हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। घोटकी से, कश्मोर से और सखर मोटरवे से कोई गाड़ी पंजाब से सिंध में और सिंध से पंजाब में दाखिल नहीं होगी। उस वक्त तक हम बॉर्डर नहीं खोलेंगे जब तक हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने जाते। उसके बाद अगला स्टेप हमारा ये है कि सिंध असम्बली के घेराव करने का हमने ऐलान किया है कि किसी भी मेंबर को हलफ उठाने के लिए असम्बली में अंदर नहीं जाने देंगे। कल पीर साहब पगाड़ा ने एहतजाजी मुजाहरा कॉल कर रखा है हैदराबाद में, हम उसमें शिरकत कर रहे हैं। GDA JUI मिलकर एहतजाज की हिकमत अमली बना रही है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब की जमातें अपने अपने तौर पर एहतजाज शुरू कर दिए हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे टीवी पर। बिल्कुल। और राशिद साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी एक एहतजाज का ऐलान किया है, तो उसमें आप लोग शिरकत करेंगे? सुन लें, कुछ राब्ते हैं आप लोगों के आपस में? जी, मेरी गुजारिश सुन लें। जी। आगे हमने कल मरकजी मजलिस आमला ने अपनी जनरल काउंसिल को सिफारिश की है कि अब इस पार्लिमानी सियासत से हमारी बस हो गई। 27 साल की उम्र से 72 साल की उम्र तक 50 साल मौलाना फजलुर रहमान ने दाढ़ी और पगड़े वाली के हाथ में वोट की पर्ची दी है, कलाशन कोफ उसके हाथ से छीनी है, उसको आइन के साथ कमिटेड रखा है, जमहूरियत के साथ रखा है, पार्लियामान के साथ रखा है, और उसकी सज़ा हमें ये मिली है। अब हमने अपनी जनरल कौंसिल को सिफारिश की है कि हमारी जनरल कौंसिल फैसला करे कि आइंदा जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं बनेगी। तो जब तक जनरल कौंसिल का कोई फैसला नहीं आता, जब तक हमारी रिजर्वेशंस नहीं होती जमहूरी अंदाज में, आइनी अंदाज में,
हम उसी तरह एहतजाज रखेंगे जिस तरह इमरान अहमद खान न्याजी के दौर हुकूमत में हमने जाली मैंडेट के खिलाफ रखा था। और आपने देखा कि फिर उसके नताइज मिले या नहीं मिले। और राशिद साहब, फिर ये ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, वो तो ज़ाहिर सवाल ही नहीं पैदा होता, और अपोजिशन में भी फिर नहीं बैठेंगे, पार्लियामान में नहीं जाएंगे उस वक्त तक जब तक ये मामला हल नहीं होता। नहीं, अभी तो हम रिजर्वेशन के साथ पार्लियामान में जा रहे हैं। अच्छा। इसलिए कि हमारी जमात का दस्तूर मंशूर यही है। अब पार्लियामान से वापस आने का फैसला मजलिस आमला की डोमेन नहीं थी, इसलिए मजलिस आमला वो फैसला नहीं कर सकी है। वो जनरल कौंसिल की डोमेन है, तो जनरल कौंसिल का इजलास मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तलब कर लिया है। अब अगर जनरल कौंसिल ये कह देती है कि नहीं बैठना है, इस्तीफे दें, बाहर जाएं, तो बाहर आ जाएंगे। अगर वो कहती है कि नहीं, इसी रिजर्वेशंस के साथ आप अंदर भी बैठें, बाहर अपनी तारीख भी जारी रखें, तो वो भी ऑप्शन ज़ेर गौर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद महमूद सुमरो साहब। अब जमीयत उलमाए इस्लाम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और इलेक्शन पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना फजलुर रहमान की जमात को, और अब एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक भी वो शुरू करने जा रहे हैं। दीगर जमातों को भी इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, किस हद तक हैं, और मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त क्या सोच रही हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को भी ज़ाहिर कर रही हैं, हुकूमत साजी के अमल को भी लेकर आगे बढ़ रही हैं। तो इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं और मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। इस वक्त साजिद अहमद साहब MQM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि MQM पाकिस्तान के क्या गिले शिकवे हैं इस पूरे इंतखाबी नताइज को लेकर, जबकि 17 नशस्तें हासिल करने में ये कामयाब रहे। अहमद उवैस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। आज ही बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया है एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने का, और वो भी पुरअमन एहतजाज की तरफ जाने की बात कर चुके हैं। और फिर तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत साजी में सपोर्ट तो करने जा रही है, लेकिन एक बड़ी महदूद तरीके से, और वो कैबिनेट का पार्ट नहीं बनना चाहते। तो साजिद साहब, ज़रा आप बताइएगा कि क्या आपकी जमात को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? 17 सीटें आपने हासिल कर ली। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हैं, और ये किस तरह से MQM को मिल गई? यहाँ से जमात इस्लामी और PTI का मैंडेट बिल्कुल ही साफ़ हो गया कराची से, क्या कहेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देखें, इसको इस तरह से इस बात को कर लेते हैं जो किसी की राय के हवाले से कि कोई हमारे बारे में क्या राय रखता है। मिसाल के तौर पर 2018 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें MQM की 18 सीट थी, ठीक है ना। अच्छा, उस वक्त हुआ ये कि MQM का गला दबा दिया गया, वो तमाम सीटें अदर्स पार्टी को दे दी गई। अच्छा, उस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए, अपना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए, मुख्तलिफ पटिशन्स हमने लगाई और जाके बताया कि भाई आप इसको रीचेक करवाएं, रिकाउंटिंग एक दफ़ा करवाएं। लेकिन 5 साल हम इसी दौड़ में रहे और कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हमें अच्छी तरह याद है गुज़श्ता कुछ अर्से पहले जब बल्दियाती इलेक्शन कराची में हुए, MQM ने बाइकाट किया तो दीगर जमातें जीत गई थी। लेकिन 2024 के इलेक्शन में जो मई 2010 को इलेक्शन हुए उसके अंदर MQM ने हिस्सा लिया। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, MQM के 7 कारकुनान को यहाँ शहीद कराची में किया गया और कोशिश की गई कि उनको दीवार से लगा दिया जाए ताकि ये बाइकाट की तरफ चले जाएँ। लेकिन हमने इस अमल से गुरेज किया और हमने गुज़श्ता 5-6 महीने से इंतखाबी मुहिम अपनी जारी रखी हुई थी। मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर MQM जलसे कर रही थी, अपनी रीऑर्गेनाइजेशन कर रही थी जगह जगह पर। फिर मर्जर के बाद भी ग्राउंड पर बहुत अच्छे उसके असरात गए और फिर जो 10 मई को इलेक्शन हुआ, लोग भरपूर तादाद में निकले, उन्होंने MQM पाकिस्तान को वोट दिया और दुनिया ने देखा कि कोई नई बात नहीं है। MQM पाकिस्तान के पास पहले भी ये मैंडेट कराची का रहा है, मेयरशिप रही है, सेनेट में MQM को ठीक है। साजिद साहब, जरा मेरे साथ रहिएगा जरा, मैं क्योंकि पीपल्स की 7 नशस्तें आई हैं और पीपल्स पार्टी की मुल्क में 54 नशस्तें। तैमूर साहब से मैं ज़रा पूछ लूँ कि उनको तो नताइज पर उनकी जमात को कोई एतराज़ नहीं है, चूँकि कई हल्कों में उनके एतराज़ात हमें सुनने को मिले हैं। तैमूर साहब, कराची के तक अगर हम बात करें, जो 7 नशस्तें आपकी आई हैं, ये आपका काबिल इत्मीनान मैंडेट है या आप क्लेम करते हैं कि इससे ज़्यादा नशस्तों पर आप कामयाब हुए थे और फिर कुछ नशस्तें MQM के पास चली गई हैं? मैं समझता हूँ कि जो वक्त गुजरना था वो वक्त गुजर गया है। अच्छा, अब हमें आगे देखना है। बैठ के हम जो है सो बच्चों की तरह रोते रहें कि हमें क्या मिला और क्या खो गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमने अच्छी सीटें उठाई हैं, बहुत ज़्यादा सीटें उठा सकते थे पर खैर कोई इशू नहीं है। जिनको मिल गई वो भी हमारे भाई हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला आगे की तरफ देखें, एक तरफ सोचें। गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात चल रही है अब तो मुझे पता नहीं क्यों लोग ये रोना धोना अभी तक छोड़ नहीं रहे। वी शुड एक्सेप्ट द रिजल्ट्स। अगर किसी को एतराज है तो वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन में जा सकता है, वो कोर्ट्स में जा सकता है, अपनी शिकायतें कर सकता है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि जो जिनको मिली है वो भी हमारे भाई हैं, या इशारों में आप उन्हें सिंध हुकूमत में शामिल होने की दावत तो नहीं दे रहे, उसका इशारा तो नहीं दे रहे आप? मैं समझता हूँ शामिल तो हमारे साथ होंगे, अब वो वफाकी हुकूमत में हो या सिंध हुकूमत में हो या दोनों में हो, पर मुझे ज़्यादा चांसेस ये नजर आ रहे हैं कि वो वफाक में हमारे साथ होंगे। विफाक में तो ऑलरेडी हैं, वो परसों हमने एक फ्रेम में सबको देख लिया। खालिद मकबूल साहब बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब के बराबर में ही नशिस्त पर बैठे हुए थे, तो विफाक में तो आप लोग एक साथ हैं। अभी सिंध की हद तक मामला अभी शायद उस पर सवालात हैं अपनी जगह पर।
अरबाब साहब, आपको याद होगा मैं हर शो में यही कहता था अपने एमक्यूएम के भाइयों को कि भाई ठंडे रहो, प्यार मोहब्बत की बातें करें, नफरत अंग्रेजी की सियासत ना बढ़ाएं, क्योंकि कल आपको हमारे साथ बैठना है। और इस बात पर चुप हो जाते थे। पर हमारे शो के बाद अगले शो में फिर वही हम पे टोकबाजी, लसानियत की बात है, ये सब नहीं होनी चाहिए थी। मैं आज देखिए ना, साथ बैठे हैं, साथ बैठना था तो ये पहले भी ये चीजें हम सोचते कि जब कल हमें साथ बैठना है तो इतनी दूरी करने का कोई फायदा ना रहा। बहरहाल मैं समझता हूँ ये मेरी लीडरशिप, सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ये फैसला करेंगे कि एमक्यूएम हमारे साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है या नहीं है, पर आई थिंक इट्स क्वाइट अनलाइकली। अच्छा, चलें, अब एक जमात ऐसी है कि जिसको इस वक्त कराची के नताइज पर बहुत ज़्यादा अदम एतमाद हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अहमद उवैस साहब, यहाँ से जो 22 नशस्तें, 15 पर एमक्यूएम और फिर 7 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, आपके बहुत सारे उम्मीदवार क्लेम कर रहे हैं और फॉर्म 45 भी दिखा रहे हैं, और अब उन फॉर्म 45 से मुतालिक भी सवालात हैं। तो अब क्या क्लेम है आपका? ये इलेक्शन कमीशन आप गए हैं और जो मुताल्लिका फोरम्स हैं वहाँ पर आपने कंप्लेन की है, एहतजाज की तो आपने कॉल दे दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हम बिल्कुल एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ही अपनाएंगे, एहतजाज का भी, और जो अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन में पिटीशन है उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट भी करेंगे और ये उनको ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में जो स्टैट्यूट की किताब के अंदर लिखा हुआ है, इलेक्शन लॉज की जो एक्ट है 2017 का, उसके तहत जितना टाइम फिक्स किया हुआ है कि इतने दिनों में ये पिटीशन जो है वो डिसाइड होनी चाहिए, इनको चाहिए कि उसी टाइम पीरियड के अंदर डिसाइड करें। ये ना हो कि साल पड़ी रहें और अगला इलेक्शन आ जाए। अच्छा, तो ये मामला जो है अच्छे हल हो जाएंगे। पेंडिंग रहेगा तो कदूरतें दिल में बढ़ती रहेंगी, एक दूसरे के साथ आप साफ होके क्लियर होके आ जाएंगे। हर एक को पता होगा कि भाई अब ये फैसला आ गया है, बस इसके बाद अब एवरीथिंग इज क्लियर। तो इंसान एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। लेकिन ये पेंडिंग इश्यूज जो होते हैं ना, ये कदूरतें पैदा करते हैं और मामलात को खराब करते हैं, और पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस बात का। हालात इतने खराब हैं, इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है कि हमें सबको मिलकर इस पाकिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करना है, और उसके लिए हमारी सोच का धारा बदलना होगा, अपने माइंडसेट हमें बदलने होंगे। ठीक है जी। अहमद उवैस साहब, आपकी गुफ्तगू हम यहीं से शुरू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, ये सवाल अहमद उवैस साहब के सामने दोबारा रखेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तो अहमद उवैस साहब, ब्रेक से पहले जो सवाल मैंने आपके सामने रखा था, ये 48 घंटे पहले जो अब कमोवेश अब पूरे होने वाले हैं, तो उमर अयूब साहब ने कहा था कि आप लोगों की ये 40 नशस्तें वापस आने वाली हैं। पिछले 48 घंटों में हमें ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आया, बल्कि बैरिस्टर गौर साहब ने आज एक बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया। अगले 2 हफ्ते में भी अगर ये सब कुछ नहीं हो पाता तो फिर अपोजिशन में बैठने के लिए अपना माइंड आप बना चुके हैं, अपोजिशन में बैठेंगे और एक बार फिर PMLN, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की हमें कोalition गवर्नमेंट नजर आएगी? जी हाँ, ये बात तो दुरुस्त है। एक असूली फैसला तो कर लिया है कि फेडरेशन के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट में हम PTI जो है और उसके बाकायदा जो तमाम जो मेंबरान होंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे और हम किसी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे। ये एक हमने असूली फैसला किया है। और उनका उमर अयूब साहब का जो ये कहना था, उनको मेरे ख्याल में अभी अंदाजा नहीं था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस हद तक जो है वो इसमें मुलविस है, किस हद तक उसकी बदनीयती हर मामलात में है, वो सबके सामने है। अभी मौलाना ने भी वो निशानदेही की है, बहुत सारी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, और दूसरी पार्टियों को भी बड़े रिजर्वेशन है इलेक्शन कमीशन के। जिस तरीके से इलेक्शन जो हैं वो वहाँ पे किए गए हैं पंजाब के अंदर, यहाँ लाहौर के अंदर आधी जैसे अराउंड मिडनाइट इलेक्शन को रोक दिया गया, और वहाँ पर जिस तरीके से जाके हमलावर हुए हैं रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के अंदर, और इनवेरिएबली वहाँ पर जहाँ पर भी फॉर्म 47 बनाए गए हैं जो कि बनाए ही नहीं जा सकते थे इन द एब्सेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो इनवेरिएबली जो हैं वो इन्होंने इन द एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट बनाए हैं, उसके अंदर फैब्रिकेटेड रिजल्ट उसके अंदर बनाए गए हैं। ये बातें खुल के सामने आएंगी और ज़रूर आएंगी सामने, और ये इसमें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये वन आफ्टर द अदर जो है, अगर माजी में कहीं
ये रिगिंग होती रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सिलसिला रोका ही ना जाए और ये हम इसको सही, कहीं जाकर इसको बिल्कुल रुकना चाहिए। तो तैमूर साहब, इस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा कि ये फिर अगर ये कई सियासी जमातों को, मौलाना साहब की जमात का आपने रिएक्शन कल देखा होगा, अभी साथ थे मेरे राशिद महमूद साहब, वो तो कल से सड़कें ब्लॉक करने जा रहे हैं, पूरा निज़ाम अगर रुक जाएगा तो आप ही की हुकूमत को मुश्किलात होंगी। मेरे ख्याल से जो रिजल्ट आया है, मौलाना साहब को उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है, अवाम ने उनको सीटें नहीं दी हैं। अब अगर वो 4 सीटों पर चाहते हैं कि सदर पाकिस्तान की सीट उन्हें मिल जाए या फिर से कम्युनिकेशन की वजारतें उनको मिल जाएं, तो मेरे ख्याल से वो तो नामुमकिन डिमांड होगी। पर मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब से मामला तय पाएंगे। जहाँ तक बात है इसकी आज़ाद उम्मीदवारों की, तो मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी यही प्रायोरिटी है कि हम जो एक्सेप्ट करें जो रिजल्ट आए हैं उनको, और हुकूमत वफाक में भी फॉर्म, सूबों में भी इंशाअल्लाह ताला उसकी तरफ जाएंगे। हम किसी चीज़ का इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, कोई फैसले आते हैं इलेक्शन कमीशन से या कोर्टों से तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, पर हम ये नहीं सोच रहे कि हम लिंगर ऑन प्रोसेस करते रहे कि हर कोई मानता जाए और सब किसी के मानने के बाद फिर हम हुकूमत फॉर्म करें। तो हम अपना ड्यू प्रोसेस शुरू कर चुके हैं, टाइम के साथ इंतजार करेंगे और जो मान सकते हैं तो उनको मनाने के लिए तैयार है, पर जो मानने को तैयार नहीं है तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही एक बड़ी ज्यादती होगी इस मुल्क के साथ। जिन हालात पे आज पाकिस्तान खड़ा हुआ है, जहां पर हमारी इकोनॉमी खड़ी हुई है। लेकिन तैमूर साहब, मौलाना साहब का कल बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे सदारत की भी ऑफर हो मैं तब भी इस हुकूमत में नहीं बैठूंगा, किसी सूरत नहीं बैठूंगा। तो ये इतने ज्यादा उनके गुस्से की और इतने ज्यादा उनकी नाराजगी की वजह आपको क्या समझ आ रही है? मौलाना साहब को मनाना इतना मुश्किल नहीं है, पर इतना आसान भी नहीं है। पर मैं समझता हूँ लॉन्ग रन में आप नहीं देखेंगे मौलाना साहब को नाराज। थ्रेट ये आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता मर्ज होते जाएंगे। कोई नून लीग में चला जाएगा, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाएगा, कुछ आईपी में चले जाएंगे, और अभी से इनकी डिस्बर्शन शुरू हो गई है। तो इनको आप थ्रेट ना समझें इसको। ठीक है। तो साजिद अहमद साहब, ज़ाहिर है जब किसी जमात के साथ अगर उसके मैंडेट को लेकर नाइंसाफ़ी हो और उसके मैंडेट को छीना जाए, तो जिस तरह आप लोग 2018 को क्लेम करते हैं कि हमारा मैंडेट छीना गया, तो आप लोग वो एहसासात समझ सकते हैं। अगर कहीं किसी जमात के साथ इस इलेक्शन में कुछ गलत हुआ है, तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत बनने से पहले वो मामला तय हो जाने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को तेज़ी के साथ ज़रा काम करना चाहिए। यहाँ तो पिटीशन ही नहीं सुन रहा है इलेक्शन कमीशन, दरखास्तें खारिज कर रही है, किस तरह का रवैया है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन हो चुके हैं इस वक्त, ठीक है ना। और दूसरा ये कि एक प्रोसेस है, ठीक है, जो जमात को ऑब्जेक्शन है वो ट्रिब्यूनल के पास जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाए, लेकिन इसके फैसले भी फौरी होने चाहिए, ठीक है ना, होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो जाए। अब ट्रिब्यूनल के अंदर 5-5 साल केसेस चलते हैं तो कोई फैसला नहीं होता। 2018 के अंदर MQM ट्रिब्यूनल में गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गई, लेकिन वो उसके फैसले 5 साल में हो नहीं सके। हमारा कहना है कि बिल्कुल 5 साल से नहीं, बल्कि जो एक का दुक्का महीने में 15-20 दिन में फास्ट तेज कार्रवाई करके इन चीज़ों को एक कॉर्नर पे किया जाए। वो इसलिए जब इन चीज़ों को कॉर्नर पे किया जाएगा तो पिक्चर वाजी होगी, उसका धुंधलापन खत्म हो जाएगा और लोग आगे की तरफ हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ख़राब हैं, हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है, ठीक है। अब साइज मैं आपकी तरफ जरा वापस भी आता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि अब चूंकि पीपल्स पार्टी विफाक में कह रही है कि हम कैबिनेट का पार्ट नहीं होंगे, तो उसका फिर फायदा MQM को हो सकता है। कितनी वजारतें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन कौन सी वजारतें इस वक्त आपकी नज़र में इंपॉर्टेंट है जो MQM को मिलनी चाहिए? मैं आपकी तरफ आता हूँ। लेकिन अहमद उवैस साहब, अब ये जिस तरह कल से मुख्तलिफ जमातें अपने अपने एहतजाज कर रही हैं, तो अब ज़ाहिर है कि जो भी सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी उनके लिए बड़े मुश्किल होते जाएंगे हालात। अब ये मामला किस तरफ आपको आगे जाता नज़र आ रहा है? ये जो आपके पास मैंडेट था, इसको लेकर आप कोशिश करते, आपने पीपल्स पार्टी से बात करने से मना कर दिया। जरदारी साहब ने परसों भी ऑफ़र की कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को भी, PTI को भी साथ मिलाकर चलने को तैयार हैं। तो आप लोगों की पार्टी पॉलिसी में भी कोई लचक नहीं है इस हवाले से? नहीं, लचक है। देखिए, आज मौलाना के साथ हमारा एक वफद मिलने जा रहा है बाकायदा। हम तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ बातचीत करने पे हमें कोई ना इतराज़ है, ना हमने कोई रुकावट पैदा की है। हम हुकूमत साजी में शिरकत नहीं करेंगे। ये हमने बड़ा एक वाज़ेह एक अपना नुक्ता नज़र जो है वो पेश किया है। बाकी बात देखिए, अब जैसे जो भी इस वक्त अगर नून लीग हुकूमत बना रही है और उनके साथ एक कोलिशन पार्टनर्स उनके शामिल हैं, ज़रूर बनाएं, लेकिन इनको भी ये चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करें और हर सूरत उनसे कहें कि आप ये फैसले जो हैं विद इन स्पेसिफाइड टाइम इनको करके और उनकी तसल्ली करा दें। तसल्ली ये होती है कि आप उनके सामने, आंखों के सामने एक चीज, अगर उसकी रिकाउंट होना है तो रिकाउंट हो जाएगा, अगर उसकी दोबारा वेरिफिकेशन होनी है उनके फॉर्म 45 की, फॉर्म 47 की,
तो वो सामने से उनके इन द प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट के हो जाएं, तो मेरे ख्याल में उसके बाद कोई जवाब नहीं रहेगा किसी का कुछ कहने के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सारे डाउट्स जो है वो मिलके एक एजिटेशन की शक्ल इख्तियार जरूर कर लेंगे कि इसमें घपलाबाजी हुई है और ये मैंडेट जो है इसको चोरी किया गया है। तो इसलिए ये इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो होगी पॉजिटिवली। तो अहमद साहब, ये आज भी हम जब बात कर रहे हैं, देखें 8 तारीख को इलेक्शन हुआ था, आज पूरा एक हफ्ता गुजर चुका, आज 15 तारीख हो गई। अब तक तो इलेक्शन कमीशन को कितनी शिकायतें निपटा भी देनी चाहिए थी, और अब तक तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों के वो दूर हो जाने चाहिए थे। क्या एक हफ्ता इसके लिए कम वक्त होता है? कुछ भी नहीं हुआ जी, और मैं आप अभी वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताऊं कि ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जहां बहुत अहम कैंडिडेट खड़े हुए थे मध्य मुकाबले एक दूसरे के, वहां पे इलेक्शन को रोकने के बाद जो कुछ धांधली हुई है उनकी वीडियोस तक मौजूद है, बाकायदा मारपीट तक की गई है, जो प्रिजाइडिंग जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी की गई है, और वो फैब्रिकेटेड जो है वो फॉर्म जो है वो भरे गए। ये सारी इनकी वीडियोस आएंगी तो ये मामले खुलेंगे, सामने आ जाएंगे। ये तो मैसिव रिगिंग हुई है, ऐसी रिगिंग जो है वो कभी सोचने में भी नहीं आई कहीं पर। अब अहमद साहब, ये जो NA 130 का हमने पहले फॉर्म 47 एक ऐसा देखा जिसमें कि जो डाले गए वोट से वो टोटल वोट से भी वो ज्यादा थे, उसमें 15 उम्मीदवारों के नाम के आगे 0 दर्ज था, फिर वो फॉर्म 47 तस्दीक शुदा आया। तो ये इस किस्म की गलतियों पर कोई कार्रवाई? मैं आपको बताना, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। मैं आपको बताता हूँ, जब तक रिजल्ट अनाउंस हुआ और मैं तमाम टीवी चैनल ने जो अनाउंस किया, आउट ऑफ 376 टोटल जो पोलिंग स्टेशन थे, 334 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया, और उनके मुताबिक 99,100 वोट जो थे वो थे डॉक्टर यास्मीन राशिद के, और 78,000 कुछ वोट जो थे वो मियां नवाज शरीफ के थे। यानी को 20,000 से ज्यादा वोटों का डिफरेंस था दोनों के दरमियान में। बाकी पीछे फॉर्म कितने रह गए थे? यानी 34 फॉर्म बाकी रह गए। अब वो 34 फॉर्म में आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ रोक के जब दोबारा रिजल्ट आया तो 34 फॉर्म में 1,04,000 वोट जो है वो मियां नवाज शरीफ को मिल रहे हैं, सही, और 9 के 10,000 वोट जो है वो यास्मीन राशिद को मिल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कैसे हुआ। बिल्कुल, हम कहते हैं खोल के दिखाइए आप, अब वो उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इस पर तेजी के साथ कार्रवाइयां करनी चाहिए। अहमद साहब, कमी है तो मैं जरा साजिद साहब से एक आखिरी कमेंट ले लूं। साजिद साहब, कितनी वजारतें लेने जा रही है MQM नए सेटअप में? देखिए, अभी तो MQM बातचीत चल रही है वफाकी गवर्नमेंट से। MQM ने अपने कुछ मुतालबात रखे हैं इलेक्शन से पहले भी, उसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको एम्पावर करने के हवाले से, मेयर के अख्तियारात के हवाले से कि मेयर के अख्तियारात को आइन के अंदर लिखा जाए। इसके अलावा वफाक डायरेक्ट फंडिंग मेयर को करे, और फिर आगे जैसे प्रोसेस होगा चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और ये वैसे भी आइनी कानूनी किसी जमात का हक होता है कि इलेक्शन के बाद जो किसी के साथ कोलिशन में जाती है तो जो बार्गेनिंग होती है, जो बार्गेनिंग पोजीशन होती है वो पब्लिक के हवाले से होती है, अपने सिटीज़ के, अपने टाउन्स के हवाले से। चलें, बातचीत MQM की चल रही है अपनी डिमांड्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, अहमद उवैस साहब, तैमूर ताल मौजूद है। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ ये क्या हुआ है इस इलेक्शन में बात करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और 8 फरवरी के इंतखाबात का अब मैंडेट मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है, नताइज सामने आ गए, और अब हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ जमातों की कोशिशें बहुत तेज़ी के साथ जारी हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सपोर्ट मांगी, वो सपोर्ट उनको पार्शली मिल रही है। उसके साथ MQM भी शामिल है, फिर काफ लीग भी और IPP भी हुकूमत में शामिल होना चाहती है। मुकम्मल अपनी सपोर्ट का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को और दीगर जमातों को यकीन दिला चुकी है। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो इस इलेक्शन के नताइज हैं, ये उनका पहला इलेक्शन था, कितने हैरानकुन है, चूँकि तवक्कात ही की जा रही थी और दावे भी ये बड़े बड़े किए जा रहे थे कि बड़े पैमाने पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कामयाब होगी, और फिर जो न सिर्फ वो कामयाब होंगे बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे वो भी बड़ी तादाद में शमूलियत इख्तियार करेंगे इस्तेहकाम पार्टी में। लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं हो सका, इसकी क्या वजूहात हैं? फयाजुल हसन चौहान साहब सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, उन्हीं से जानते हैं, वो सब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो नताइज इस वक्त सामने आए आपकी जमात के, और उसमें भी अभी
अपडेट आई है ऑन चौधरी साहब का जो नोटिफिकेशन है उसको रोक दिया गया है, अभी उसको वापस ले लिया गया है। सलमान अकरम राजा साहब की दरखास्त थी, अभी उस पर भी रिकाउंटिंग होगी है, जो भी वो प्रोसेस होगा। अगर वो भी सीट आपके हाथ से निकल जाती है, उससे पे कलीम खान साहब की सीट कुल मिलाकर कौमी असम्बली की इस्तेकाम पार्टी जीत सकी है। ये क्या हुआ है नताइज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम तो 2-2.5 महीने की नौज़ायदा पार्टी थी, नई पार्टी थी, जो पार्टी आज बज़ाहिरन पाकिस्तान के अंदर बड़ी पॉपुलर अपने आप को समझती है, तहरीक इंसाफ। उसने पहला इलेक्शन 1997 में लड़ा था तो अफगानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत सारों की जमानतें जब्त हो गई थी। अच्छा। दूसरा इलेक्शन 2002 में लड़ा था तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 2 सीटों पे जमानत जब्त हुई। पूरे पाकिस्तान में हर MNA MPA की जमानत जब्त हुई, सिर्फ बानी चेयरमैन बड़ी मुश्किल से मियां वाली से जीते थे। तो जनाब, ये पॉलिटिक्स के अंदर ये चीजें लगी रहती हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले ये दावा करती है कि उसने अच्छा रिजल्ट देना है, उसने ज्यादा सीटें जीतनी है, लेकिन हम कोई मायूस नहीं है। इस वक्त तकरीबन 4 आजाद मेंबर जो है वो शामिल हो चुके हैं पंजाब असेंबली के अंदर, तकरीबन 6 के करीब मजीद आ रहे हैं और वफाक के अंदर भी जना उम्मीद है कि कुछ लोग जो है वो आजाद मेंबरान वो IPP को ज्वाइन करेंगे। तो हम वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर एक पहले इलेक्शन के बाद एक अच्छे हैंडसम किस्म की जनाब पोजीशन के अंदर मौजूद होंगे और फिर उसके बाद तंजीम साजी है, फिर उसके बाद 5 साल प्रॉपर तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है। ये सारी चीजें करेंगे तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो जब बानी चेयरमैन ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा था उस वक्त उनको कोई सियासी तजुर्बा नहीं था, वो उनका पहला इलेक्शन था, जमानत जब्त हो गई, वो समझ आता है। यहाँ तो इतने सीनियर सियासतदान, जहांगीर तरीन जैसा सियासतदान जिसने 2018 में जिन्होंने हुकूमत साजी में बड़ा अहम किरदार अदा किया, अलीम खान साहब का तजुर्बा, फिर दीगर कई ऐसे नाम बड़े बड़े मौजूद थे जो कि इससे पहले भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते रहे। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जब बानी चेयरमैन ने पहला इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त वो पाकिस्तान के एक हीरो थे, वो ताज़ा क्रिकेट से रिटायर्ड हुए थे और आवाम के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस से लेके, उनकी मोहब्बत से लेके, उनकी प्रेजेंस से लेके, उनसे एक दिली ताल्लुक से लेके हर चीज़ मेराज ऊला पे थी। लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन में अपनी जमानत जब्त के वहाँ बैठे, पूरी पार्टी के हर MNA हर MPA की जमानत जब्त हुई थी। जनाब, हम जिस माहौल के अंदर इलेक्शन लड़े हैं वो आपके सामने है कि पिछले 2 साल से पूरी दुनिया की मुल्क दुश्मन ताकतें सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए से पाकिस्तान की रियासत, रियासती अदारों और जनाब PTI के जितने मुखालफीन थे उनकी जान, माल, इज्जत हर चीज के दरपे थी और एक इंतहाई नेगेटिव माहौल था। उस माहौल के अंदर जनाब हम इलेक्शन लड़े हैं। अगर हमें 1997 वाला माहौल मिलता तो हम शायद क्लीन स्वीप कर जाते। ये बात आप कम से कम इसको भी अपने ज़हन के अंदर जो है मद्देनजर रखें। अच्छा फैयाज साहब, इससे पहले कि जो हुकूमत साजी अब होने जा रही है, इसमें ये कितनी मजबूत हुकूमत बन सकेगी? चूंकि ज़ाहिर है उस तरह से मैंडेट नहीं मिला, एक स्प्लिट मैंडेट है, लेकिन उससे पहले ये अमेरिका के हवाले से जो बैरिस्टर सैफ साहब ने खान साहब का पैगाम पहुँचाया कि अमेरिका ने कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली इंतखाबात में, ये इसका हम क्या मतलब लें? अमेरिका की दिलचस्पी होती है तो फिर सियासी जमातों को क्या सीट्स मिलती हैं? पाकिस्तान की आवाम अमेरिका की दिलचस्पी के मुताबिक सोचती है? आज पाकिस्तान की आवाम का दिल, दिमाग, अकल, हर चीज़ ठिकाने पे आ जानी चाहिए कि आज बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर सैफ और असद कैसर के ज़रिए से बयान दिया और उनका मनो अन बयान जनाब बाहर उन्होंने कोट किया कि बानी चेयरमैन ने अमेरिका से ये कहा है कि आपने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया पाकिस्तान के इलेक्शन के मामलात में और धांधली के इशू के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं किया। और जनाब हदायत की बानी चेयरमैन ने PTI को और बैरिस्टर सैफ को और असद कैसर को कि अमेरिका जाएं और जाकर वहाँ की इंतजामिया और आवाम को मोटिवेट करें कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और वो मजीद दिलचस्पी ले। मैं इस बयान के बाद मैंने एक सवाल पूछा अपने ट्वीट के जरिए से कि उसके अलावा फिर ये सारा कुछ कहने के बाद क्या बैरिस्टर सैफ और असद कैसर को बानी चेयरमैन ने ये नहीं कहा कि मेरा ये बयान बरमला बबांगे दोहल पाकिस्तान के मीडिया के सामने रखने के बाद आपने पाकिस्तान की आवाम को ये भी बताना है कि वो कौन सी दीवार है कि जहां पे अपना सर जो है ना जाके टक्कर मारनी है और अपना सर पकड़ के टक्कर मारनी है, वो दीवार भी बतानी है? या फिर आपने पाकिस्तान की आवाम को ये कहना है कि भाईजान आप नकदा कोका वाले गाने और बदतमीजी की लय और जनाब आपकी जनाब बदतहजीबी की थाप के ऊपर आपने इमरान रियाज और जनाब अयाज मीर जैसे कोरियोग्राफर्स की डायरेक्शन के ऊपर इसी तरह ही तूफान बदतमीजी और जनाब भंगड़ा मस्ताना जनाब लगाई रखना है? खुदा की कसम आज खून के आंसू दिल रो रहा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को हम कोई अमेरिका के गुलाम हैं।
एब्सोल्युटली नॉट का ड्रामा रचाकर, बेवकूफ बनाकर आपने उनके जज्बात से तो खेल लिया इलेक्शन में, उनसे वोट भी ले लिए। लेकिन मैं पिछले 9 महीने 10 महीने से मुसलसल ये बात कह रहा हूं कि इतनी बड़ी मुनाफकत इस अमेरिका के इशू के ऊपर, अमेरिका के कोई गुलाम है कि इशू के ऊपर, एब्सोल्युटली नॉट के इशू के ऊपर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस पाकिस्तान की सियासत में की जो आज बेनकाब हो गई। अमेरिका को कह रहे हैं कि आप दिलचस्पी लें, अमेरिका को कह रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हो, अमेरिका को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की इंतजामिया को प्रेशराइज करें। ओ भाई किधर गया आपका वो बयानिया, किधर गया वो आपका नैरेटिव? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम को और खुसूसन पीटीआई के वोटर को नकदा कोका वाला गाना है ना, उसके ऊपर आज सारा दिन भंगड़ा डालना चाहिए, सारा दिन, या किसी अपने घर की मजबूत तरीन दीवार के ऊपर जाके टक्कर मारनी चाहिए। तो फैयाज साहब ये बताएं कि आगे जो हुकूमत साजी अभी होनी है, ये एक मजबूत हुकूमत तो नहीं बन सकती। आप देखें मियां नवाज शरीफ पहले स्टेप बैक कर गए, जिनको कि चौथी बार प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा था। अब ये एक बार फिर पीडीएम वाली हुकूमत, और उसमें आपकी भी ज़ाहिर है आपकी जमात की शमूलियत होगी, चूँकि अलीम खान साहब परसों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। किस तरह से ये मुश्किल फैसले हुकूमत कर सकेगी जिसमें पीपल्स पार्टी एक ऐसी पोजीशन में होगी कि किसी भी वक्त वो हुकूमत की टांगें खींच सकती है, चूँकि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रहे, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हुकूमत साजी की हद तक वो सपोर्ट करेंगे आपके इस ग्रुप को? मेरा ख्याल है कि कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि ब्लैकमेल कर सके, ये मेरी जाती राय है। अच्छा, हर एक को पाकिस्तान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक ऐसा माहौल मिला है कि हर एक अपनी औकात के अंदर है, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल लीडर। ये तो आप अपने ज़हन से निकाल दें कि वो ब्लैकमेल करेगा। हाँ, आसिफ जरदारी साहब एक बड़े डिसेंट पॉलिटिकल स्टेट्समैन है। मैंने जो डिसेंट का लफ्ज़ यूज़ किया है, कल जो उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और माशी खुशहाली के साथ साथ एक मुसालहत का अमल भी शुरू करेंगे जिसमें पीटीआई को भी शामिल करेंगे। मैंने उसके ऊपर अपने ट्वीट में रिस्पांस दिया था कि वाकईतन उन्होंने एक अच्छे स्टेट्समैन होने का सबूत दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने भी ये जो बैकआउट किया है, आप यकीन जाने मैंने सारी जिंदगी जनाब एंटी नून लीग और नवाज शरीफ के खिलाफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके अब तक सारी एक्टिविटी की, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूंगा नवाज शरीफ साहब को कि जिन्होंने दिल पे नहीं लिया कि मुझे वजारत उस्मा नहीं मिल रही तो मैं पार्टी का भी बेड़ा गर्क करवा दूं, पार्टी वर्कर्स का भी बेड़ा गर्क करवा दूं और पूरे मुल्क और पाकिस्तान और रियासत का बेड़ा गर्क कर दूं। उन्होंने वो जिद नहीं लगाई। तो फैयाज साहब, ये तो उनका अपना फैसला है, ले तो अभी भी हो सकते हैं शहबाज साहब की, अगर वो खुद को कैंडिडेट नॉमिनेट करते तो अभी भी उन्होंने बेहतर समझा कि भाईजान बैकआउट करके अपने भाई को मौका दे दूं कि जिसने आखिरी 1.5 साल जनाब सारे मामला चलाए और तहरीक इंसाफ की हाथों की लगाई हुई अपने दांतों से वो खुलते रहे। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर लीडर को एक सेंसिबल स्टेट्समैन का सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि असल ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल, मौजूदा गर्दाब, मौजूदा भंवर और मौजूदा जनाब इस तूफान से निकालना जो इकोनॉमी के हवाले से भी, मुआशरत के हवाले से भी, हर हवाले से भी बड़ा सवियर है, ये उनका पहला फर्ज बनता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ल हुसैन चौहान साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। फयाज साहब की गुफ्तगू ना इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।